Hello student, today I am going to teach you Geography chapter 3 water. टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेनफॉल. कितने टाइप्स के रेनफॉल होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ एयर इज लिफ्टेड अपवर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. यानी कि एयर जो है एटमॉस्फेयर में किस टाइप से लिफ्ट होता है, ऊपर की ओर उठता है. यदि इस आधार पे हम देखें तो रेनफॉल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है रिलीफ रेनफॉल, सेकंड कन्वेक्शनल रेनफॉल और थर्ड है फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल. तो रिलीफ रेनफॉल क्या होता है. तो रिलीफ रेनफॉल अकर्स व्हेन अ माउंटेन और highland lies in the path of moist wind. The side of the mountain that faces the wind is called the windward side. यानी कि रिलीफ रेनफॉल तब होता है जब एक या तो माउंटेन हो वहाँ पे या हाईलैंड हो, यानी कि ऊंचाई वाला ज़मीन हो. तो माउंटेन का या हाईलैंड का जो साइड होता है तो वो जिस विंड को फेस करता है तो उसको विंडवार्ड साइड कहते हैं. और इसी टाइम जो है रिलीफ रेनफॉल होता है. किस टाइप से होता है फिगर से समझें. ये फिगर है तो यहाँ से जो ये रिलीफ रेनफॉल इस प्रकार से होता है. यहाँ पे वार्म और मॉइस्ट एयर यानी अर्थ सरफेस पे जो वार्म और मॉइस्ट एयर है ये विंडवार्ड साइड यानी कि हवा किस ओर जा रहा है, हवा इस ओर जा रहा है. तो इस ओर ये लिफ्ट होता है यानी कि ऊपर की ओर जाता है माउंटेन के साइड में. और फिर यहाँ पे क्या होता है क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और इसके कारण रेनफॉल होता है. इसी को रिलीफ रेनफॉल के नाम से जानते हैं. और जो दूसरी साइड होता है उस साइड ड्राई एयर होता है और ये जो है ढलान वाला साइड इसको लीवार्ड साइड बोला जाता है. सेकंड है कन्वेक्शनल रेनफॉल. तो कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर यानी ये पूरे साल होता है और ये इक्वेटोरियल बेल्ट पे होता है. और ये जो है जब इस टाइप का जब रेन होता है तो थंडर और लाइटनिंग ज़्यादा होती है यानी ज़्यादा बिजली कड़कती है. तो इसको फिगर समझते हैं किस प्रकार का होता है. ये इक्वेटोरियल बेल्ट में होता है यानी इक्वेटर के पास. यह है कन्वेक्शनल रेनफॉल. तो जैसे कि वार्म अर्थ सरफेस पे क्या है, एयर जो है वार्म एयर है और वार्म होकर के एयर क्या होता है ये यहाँ पे कंडेंस होकर ये इवेपोरेट हुआ. इवेपोरेशन होने के बाद क्या हुआ, कंडेंस होकर के ये क्लाउड बन जाता है. और क्लाउड यानी कि बादल बनता है. और क्लाउड बनने के बाद क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेशन यानी कि यहाँ बारिश हो जाती है. और ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है. जो वार्म एयर है ऊपर की ओर गया, चूँकि वार्म एयर हल्का होता है तो ये ऊपर की ओर जाता है. ऊपर में जा कर के ठंडा होता है. ठंडा होने के बाद ये क्या होता है फिर से नीचे की ओर आता है. फिर से ये नीचे की ओर, क्योंकि ठंडी चीज़ें क्या होती है, ठंडा जब एयर होता है वो भारी हो जाता है तो इस वजह से वो नीचे की ओर यानी अर्थ सरफेस के पास आता है. और फिर यहाँ पे आकर ये क्या हो जाता है, गर्म होता है. गर्म होने के बाद फिर से ऊपर की ओर जाता है, क्लाउड बनता है और यहाँ पे जो एयर है वो ठंडा हो जाता है. ठंडा होकर के फिर से नीचे की ओर. तो ये प्रक्रिया जो है चलते रहती है. ये कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाता है. इस टाइप का रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाता है. थर्ड जो रेनफॉल है वो है फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल. तो रेन जो है वो वार्म एयर के यानी कि जो गर्म हवा होती है तो उसके ऊपर उठने के कारण जो है रेनफॉल होता है यानी कि बारिश होती है. तो ये जो वार्म एयर है ये कहाँ जाता है, कोल्ड एयर. वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर में जाता है
तो जब ये वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर जाता है तो इस प्रकार की जो बारिश होती है तो उसको फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। ऐसा फिगर है फ्रंटल रेनफॉल का। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्थ सरफेस पे जो एयर है वो वार्म हो रहा है, गर्म हो करके, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जब ये जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे कंडेंस होकर के ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। जब क्लाउड बनता है उसके बाद जो यही एयर है वो और ही ज़्यादा यहाँ पे ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद क्या होता है, फ्रंट में आगे ये जा करके और ठंडी होते हैं, और ठंडी हो करके फिर से ये जो एयर है कोल्ड एयर ये फिर से वापस अर्थ की तरफ आती है। इसी को, इस प्रकार की जो बारिश होती है उसको फ्रंटल रेनफॉल कहा जाता है। तो वह वाटर बॉडी जो है, अर्थ पे जो हम वाटर देखते हैं, तो अर्थ सरफेस पे जो वाटर है तो वो 71% अर्थ सरफेस पे वाटर है, और 29% पे क्या है, अर्थ है, यानी कि लैंड है, लैंड मासेस है जिस पे हम लोग रहते हैं या जिस पे अन्य जीव जंतु रहते हैं। तो ओशियन अकाउंट जो है ये जो 71% वाटर है अर्थ सरफेस पे, तो 71% का जो 97% जो वाटर है वो सिर्फ ओशियन में मौजूद है, और बाकी जो 3% जो वाटर है तो वो हम रिवर में देख लेते हैं, नदी में, रिवर में, वेल में, ग्राउंड वाटर के रूप में या लेक में। बाकी जो 3% है यानी कि फ्रेश वाटर जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि जो ओशियन वाटर जो होता है वो क्या होता है, सैलाइन वाटर होता है, यानी खारा पानी होता है। इसका यूज हम खेती में भी नहीं कर सकते हैं, पीने में भी नहीं कर सकते, और नहाने धोने में भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ओशियन वाटर होता है बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। तो सैलाइन वाटर यानी कि सैलाइन वाटर होता है ओशियन वाटर। तो वाटर कंटेनिंग, पहले सैलाइन वाटर होता क्या है, तो वाटर कंटेनिंग अ large amount of dissolved salt is called saline water. It is not for drinking. यानी कि इस वाटर में, सलाइन वाटर में क्या होती है कि इसमें जो साल्ट होता है यानी कि जो नमक होता है, तो नमक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व होता है, घुला हुआ होता है। तो इसलिए ये जो वाटर है सलाइन हो जाता है, यानी कि खारा हो जाता है। इस पानी का हम उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं कि खाने में भी अगर नमक बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो वो भी खाना खाने लायक नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से इस वाटर को जो है, ये जो सलाइन वाटर है भी पीने लायक नहीं रहता है। और फ्रेश वाटर क्या होता है, तो फ्रेश वाटर में बहुत ही कम साल्ट की मात्रा डिजॉल्व होती है, इसलिए इसको फ्रेश वाटर कहते हैं। और ये धरती पे सिर्फ 3% ही है, यानी कि बहुत ही कम है। तो हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हमें उपयोग न करना हो तो हमें नल को बंद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रश करते टाइम नल को खुला छोड़ देते हैं, इससे पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्बाद हो जाती है। तो या तो नहाने टाइम में क्या करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं, बाल्टी भर जाता है और पानी गिरते रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पानी की बर्बादी होती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे उपयोग लायक पानी है, वो सिर्फ 3% है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम है ये। और इसमें से भी कम है, इसमें से भी सारे पीने लायक नहीं है, क्योंकि रिवर वाटर को तो हम पॉल्यूट कर चुके हैं, प्रदूषित कर चुके हैं। तो जो भी फ्रेश वाटर जो भी बचा हुआ है कुओं में या वेल में, या फिर जो ग्राउंड वाटर है जिनको मोटर के द्वारा निकालते हैं, तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है मोशन ऑफ ओशियन वाटर। जो ओशियन वाटर है उसका मोशन यानी कि गति, जैसे हम देखते हैं समुद्र के पानी को, तो देखते हैं कि वो हमेशा गतिमान रहता है, यानी कि हमेशा पानी जो है
वो हमेशा उसमें मोशन देखते हैं, हमेशा वो हिलते डुलते ही रहता है। तो ओशियन वाटर जो होता है उसका 3 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। फर्स्ट होता है वेव्स। तो सरफेस पे, वाटर सरफेस पे जो डिस्टर्बेंस होता है, जो कि रिदमिक, वाटर के रिदमिक मूवमेंट के कारण होता है, तो उसको वेव्स कहते हैं। और ये विंड के एक्शन के कारण होता है, यानी कि हवाओं के ये क्रिया के कारण, हवाओं के कारण ये जो मूवमेंट होता है ओशियन वाटर में, ये हवाओं के कारण यानी कि विंड के एक्शन के कारण होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो इन वेव्स का आनंद लेने के लिए लोग जो हैं जाते हैं बीच पे और जाकर के ओशियन वाटर में जो है नहाते हैं। सेकंड है टाइड्स। टाइड्स क्या होता है? द अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। यानी कि हम देखते हैं सी वाटर में क्या होता है कि अल्टरनेट, कभी या तो राइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सी वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और कभी कम हो जाएगा, तो इसी को टाइड कहा जाता है। ओशियन करेंट क्या है? तो मास ऑफ ओशियन वाटर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशियन करंट्स। यानी कि जो ओशियन वाटर का जो मास है, यानी कि जो ओशियन वाटर है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर यानी कि किसी निश्चित डायरेक्शन में वो मूव करते रहता है, तो इसी को ओशियन करंट्स कहते हैं।